प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। रोज की तरह हम आज फिर से आपके बीच में डेली न्यूज़ एनालिसिस, जिसके तहत भारत और विश्व का करंट अफेयर्स लेकर के आपके बीच में हाजिर हैं। दोस्तों, आज हम सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो रिलायंस इंडस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा और रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसने टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली वैश्विक कंपनियों को भी उसको शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन जो है वो प्रतिवर्ष विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली वैश्विक ऐसी कंपनियों के नाम जो है वो सबके सामने प्रस्तुत करता है जो विश्व में बेहतर काम करते हैं। तो रिलायंस को भारत की ऐसी ही एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन जो है उसकी अगर अपन लोग बात करते हैं तो यह जो मैगजीन है वो इस प्रकार के 5 वर्ग जो है उसमें विश्व की अलग अलग कंपनियां जो है उनका नामकरण करता है तथा उनको जो है वो शामिल करता है अपने काम के आधार पे। और वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं? एक तो जो है वो टाइटन्स के तहत वर्गीकृत करता है, दूसरा लीडर के तहत, और तीसरा डिसप्टर्स के तहत, चौथा इनोवेटर्स के तहत तथा 5वां जो है वो शामिल करता है पायनियर्स के तहत। तो इस प्रकार से टाइम ने रिलायंस को टाइटन्स के तहत वर्गीकृत किया है। किसके तहत वर्गीकृत किया है? टाइटन्स के तहत वर्गीकृत किया है। उसी प्रकार से भारत का एक दूसरा इंस्टीट्यूशन भी है और वो इंस्टीट्यूशन कौन सा है? वो है सीरम इंस्टीट्यूशन। और सीरम इंस्टीट्यूशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कोविड के दौरान जो टीके बनाने का जो काम करता है। तो ये जो सीरम इंस्टीट्यूशन है इसको दूसरी भारतीय कंपनी है जिसको जो है वो टाइम मैगजीन ने अपने उसमें शामिल किया है और इसको किसके तहत शामिल किया है? पायोनियर वर्ग में शामिल किया है। इस प्रकार से टाइम मैगजीन 5 वर्गों के तहत अलग अलग कंपनियों को सूचीबद्ध करता है और वो 5 वर्ग कौन से हैं? टाइटन्स, उसके बाद में लीडर, उसके बाद में डिसरप्टर्स, उसके बाद में इनोवेटर्स और उसके बाद में पायोनियर्स। तो यहाँ पर जो है वो टाटा को रिलायंस के साथ टाइटन्स की श्रेणी में रखा गया है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूशन को पायनियर के रूप में रखा गया है। तो इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस श्रेणी के तहत रिलायंस इंडस्ट्री ने टाइम पत्रिका की 2024 के लिए दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की प्रतिष्ठित सूची में स्थान हासिल किया है। तो वो कौन सा है? टाइटन्स के तहत। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अब फिर हम लोग बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो किससे संबंधित है? न्यूजीलैंड की महिला विकेट कीपर है और महिला विकेट कीपर का नाम क्या है? बर्नार्डिन बेजुइडेनहाउट। क्या नाम है इनका? बर्नार्डिन बेजुइडेनहाउट। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है और इसीलिए वो वर्तमान में जो है वो चर्चित है। न्यूजीलैंड आपको पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में एक द्वीपीय देश है, वेलिंगटन इसकी राजधानी है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली बर्नार्डिन बेजुइडेनहाउट किस राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से है? तो वो किससे है? न्यूजीलैंड से है। उसके बाद में जो हम लोग फिर अगली खबर की तरफ हमारा रुख करते हैं और ये जो अगली खबर है वो किससे संबंधित है? IRDAI और ICICI से संबंधित है। और ये जो आपको चेहरा दिख रहा है ये है संदीप बत्रा। और संदीप बत्रा जो है उनको IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया है। अध्यक्ष के रूप में जो है वो उनको मनोनीत किया है, उसको मंजूरी दी है। किसको? संदीप बत्रा को। तो यहाँ पर IRDAI क्या है? IRDAI है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है, IRDAI क्या है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है। इसने ICICI प्रूडेंशियल के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में संदीप बत्रा की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है और संदीप बत्रा जो है वो इस समूह के तहत जो है वो अध्यक्षता संभालेंगे। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो है वो प्रश्न क्या बन सकता है कि IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? संदीप बत्रा को नियुक्त किया है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो किससे संबंधित है? अगली जो हमारी खबर है वो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संबंधित है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्तमान जो चालू वित्तीय वर्ष है, इस चालू वित्तीय वर्ष में GDP को लेकर के जो है वो एक आकलन लगाया है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद।
ये अर्थव्यवस्था का मापन करने का जो है वो एक माध्यम है। और इसके तहत किसी भी देश में जो है अर्थव्यवस्था को हम लोग जो उसकी गणना करते हैं तो वो अर्थव्यवस्था किस गति से जो है वो आगे बढ़ रही है। तो यहाँ जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया और कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? 7% वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? 7% का अनुमान लगाया है। उसके बाद में हमारी जो अगली खबर है वो फिनलैंड से संबंधित है। फिनलैंड जो कि यूरोप का एक देश है और यहाँ पर आपको जो है वो ये दिख रहा है कि फिनलैंड ने संसदीय स्वीकृति के लिए अमेरिका के साथ रक्षा समझौता प्रस्तुत किया है ना। तो फिनलैंड की जो सरकार है उसने अपने वहाँ की संसद में स्वीकृति प्रदान करने के लिए अमेरिका के साथ एक रक्षा समझौता जो किया था उसको स्वीकृति देने के लिए प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया है। तो फिनलैंड की सरकार ने फिनलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में रक्षा सहयोग समझौता जिसको DCA कहते हैं है ना, तो रक्षा डिफेंस कोऑपरेशन है ना को लेकर के और फिर जिस प्रकार से उनके बीच में एक समझौता हुआ है उसको स्वीकृति प्रदान करने के लिए जो है वो संसद में प्रस्तुत किया गया है। तो इस समझौते के तहत एक्चुअल में है क्या, तो इसमें जो है वो नाटो के सदस्य के रूप में फिनलैंड की सुरक्षा को और भी मजबूत करने को जो है वो कहा गया है ना। क्योंकि आप लोगों को पता है अमेरिका और उसका जो सैन्य संगठन है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो फिनलैंड जो है उसकी सुरक्षा को और मजबूत करने को लेकर के इस समझौते के तहत जो है फिनलैंड और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ है, लेकिन उसको स्वीकृति प्रदान करने के लिए संसद में इसको प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब फिर हम लोग देखते हैं तो ये प्रश्न क्या है, हाल ही में किस देश ने संसदीय अनुमोदन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग समझौता प्रस्तुत किया? कौन से देश ने प्रस्तुत किया? फिनलैंड ने प्रस्तुत किया। हमारी अगली जो खबर है वो किससे संबंधित है? ये भारत के मुक्केबाजी संघ से संबंधित है। और भारत ने जो है वो IBA से नाता तोड़कर विश्व मुक्केबाजी में शामिल हुआ है। तो भारत का जो मुक्केबाजी संघ है वो पहले IBA से संबंधित था। ठीक है, IBA यानी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ को उसने छोड़ दिया और उससे अपना संबंध तोड़ करके, उससे अपना समझौता तोड़ करके विश्व मुक्केबाजी में शामिल हो गया है। तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI उसने निलंबित IBA से, है ना, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय निलंबित IBA यानी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, तो उस अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ से अपना संबंध समाप्त कर लिया है तथा ये विश्व मुक्केबाजी संघ में शामिल हो गया है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न क्या बन सकता है, हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI ने किस संगठन से नाता तोड़ा? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संगठन IBA से नाता तोड़ा तथा वर्तमान में विश्व मुक्केबाजी संघ में शामिल हो गया है ना। तो इस प्रकार से ये विश्व मुक्केबाजी संघ में शामिल हो गया है ताकि जो है वो ओलंपिक में ये भाग ले सके। उसके बाद में हमारी जो अगली खबर है वो किससे संबंधित है? हमारी अगली खबर है सशस्त्र सेना, चिकित्सा सेवा और IIT हैदराबाद ने सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ना। तो सशस्त्र सेना, चिकित्सा सेवा और IIT हैदराबाद के द्वारा जो प्रशिक्षण के लिए समझौता किया उससे संबंधित हमारी जो है वो खबर है। तो उसमें प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न ये बन सकता है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने अनुसंधान और प्रशिक्षण पर सहयोग करने के लिए किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो IIT कौन सी है? IIT हैदराबाद के साथ जो है वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद में हमारी जो अगली खबर है वो सुजलोन कंपनी से संबंधित है। सुजलोन एक ऐसा समूह है ना, जो कि आप लोगों के सौर ऊर्जा से संबंधित और फिर ऊर्जा से संबंधित आवश्यकता को पूरा करने के लिए काम करता है। तो सुजलोन समूह को आयस्टर ग्रीन से 82 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना मिली है ना। तो सुजलोन समूह ने आयस्टर ग्रीन हाइब्रिड 1 प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 82 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना हासिल की है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के आगर में आयस्टर ग्रीन की साइट पर 26 पवन टरबाइन जनरेटर स्थापित करेगा, जिसमें से प्रत्येक की रेटेड क्षमता कितनी होगी? 3.15 मेगावाट होगी। तो यहाँ पे जो है वो सुजलोन समूह क्या है? ये एक ऐसी कंपनी है, ठीक है, जो अक्षय ऊर्जा से संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित है। तो इसमें प्रश्न क्या बन सकता है? पुणे स्थित किस अग्रणी अक्षय ऊर्जा समाधान प्रदाता ने, तो कौन सा है? सुजलान समूह, उसने आयस्टर ग्रीन हाइब्रिड 1 प्राइवेट लिमिटेड से कितने मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना हासिल की है? 82 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना हासिल की है।
उसके बाद में हम रुख करते हैं हमारे अगले खबर की ओर, और अगली खबर जो है फिर नाटो से संबंधित है। और मैंने आपको बताया था कि नाटो जो है वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के द्वारा स्थापित एक ऐसा सैन्य संगठन है जो अपने सहयोगी देशों को सुरक्षा प्रदान करता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो कहते हैं। तो ये नाटो जो है उसने अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास पूरा किया है। ठीक है, तो नाटो सैन्य गठबंधन ने स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 नामक 4 महीने का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास पूरा किया, जो दशकों में इसका सबसे बड़ा लाइव अभ्यास था। ठीक है, तो उसका नाम क्या था? स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024। क्या नाम था? स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024। ये नाटो के द्वारा 4 महीने तक चलने वाला सैन्य अभ्यास था। ये दशकों से जारी सैन्य अभ्यास में सबसे लंबा सैन्य अभ्यास था, जिसको अभी जो है वो नाटो सैन्य संगठन ने पूरा किया। ठीक है, तो इससे संबंधित जो है प्रश्न क्या बन सकता है? नाटो सहयोगियों के द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का क्या नाम है, जो दशकों में इसका सबसे बड़ा लाइव सैन्य अभ्यास है, और उसका नाम क्या है? स्टीड फास्ट डिफेंडर। क्या नाम है? स्टीड फास्ट डिफेंडर। फिर हम लोग अगली खबर की तरफ अपना रुख करते हैं, और अगली जो खबर है वो किससे संबंधित है? इमैनुअल सोबेरन से संबंधित है। इमैनुअल सोबेरन। ठीक है, तो ये इमैनुअल सोबेरन का चित्र आप लोगों को दिख रहा है। ये वर्तमान में चर्चित क्यों है? इसलिए चर्चित है क्योंकि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक इनको चुना है ना। तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने 5 साल के कार्यकाल के लिए 2024 से 2029 के लिए अपना नया महानिदेशक किसको चुना है? तो उसका नाम क्या है? इमैनुअल सोबेरन। क्या नाम है उसका? इमैनुअल सोबेरन। तो इससे रिलेटेड प्रश्न ये आ सकता है कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने नए महानिदेशक के रूप में किसको चुना है? तो डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन को चुना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आज का करंट अफेयर, जिसमें विश्व और भारत के आज के करंट को लेकर के और फिर हमने आपको जानकारी प्रदान की। उम्मीद है आपको हमारी क्लासेस जो है वो पसंद आ रही होगी। आपका फीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा ताकि हम उन क्लासेस को और भी बेहतर कर सकें। पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।